तेज बारिश हो रही थी। किशन अपनी गर्भवती पत्नी के पास बैठा हुआ था। तभी किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। उसके घर का मालिक भैरव सिंह सामने खड़ा था। भैरव सिंह किशन का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालता है। मालिक, ऐसा मत कीजिए मालिक, मैं आपके पूरे पैसे जल्दी ही चुका दूंगा, परंतु हमें ऐसे घर से मत निकालिए मालिक, हम पर थोड़ा सा तो रहम कीजिए। रहम करूं? वो भी तुम पर? अरे कितने महीनों से तो यही कह रहे हो। अब बस, अब मैं तुम्हें घर में नहीं रहने दे सकता। मालिक, मेरी पत्नी 9 महीने से गर्भवती है, किसी भी दिन बच्चे को जन्म दे सकती है। ऐसी स्थिति में हम कहाँ जाएंगे? देखिए देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है। मैं वो कुछ नहीं जानता, तुम जहाँ भी चाहो जाओ, परंतु मेरे घर से चले जाओ। मैंने तुम्हें पिछली बार ही कहा था कि अगली बार जब मैं आऊंगा तब यदि मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हें हाथ पकड़कर घर से बाहर कर दूंगा। हाँ मालिक, परंतु मैं गरीब हूँ, कितना भी श्रम कर लूं, ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता। फिर भी मैं प्रयास करूंगा और शीघ्र ही आपके सारे पैसे चुका दूंगा। बस अभी हमें घर से मत निकालिए। किशन अपने मकान मालिक के पैर पकड़ने लगता है। दुष्ट भैरव सिंह का हृदय पत्थर का था। उसे किशन और मीरा की स्थिति से कोई लेना देना नहीं था। किशन एक पोटली में अपना थोड़ा सा सामान भर लेता है और अपनी पत्नी मीरा का हाथ पकड़कर उस तेज बारिश में घर जाता है। अब हम कहाँ जाएंगे जी? मेरी तो ऐसी स्थिति है कि मैं चाहकर भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती। तुम चिंता मत करो, मैं अपने कुछ मित्रों से सहायता मांगता हूँ। कभी मैंने उनकी सहायता की थी, अब वो मेरी सहायता कर देंगे। किशन मीरा को लेकर अपने एक दोस्त हरिया के पास आता है और उसके घर का दरवाजा खटखटाता है। अब इतनी बारिश में कौन आ गया? हरिया दरवाजा खोलता है। अरे किशन, तुम वो भी इतनी बारिश में आए हो? हाँ, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मुझे मेरे मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया है। तुम्हें तो पता है कि मेरी पत्नी गर्भवती है। इस स्थिति में मैं उसे लेकर कहाँ जाऊं? इसीलिए मैंने विचार किया कि तुम्हारे पास चला आऊं। अरे अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, परंतु मैं अभी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। मेरी पत्नी और माँ भी दूसरे गांव गई हैं। भाभी का ख्याल रखने के लिए कोई स्त्री नहीं है घर में अभी। वो 2 दिनों के बाद लौट आएंगी, तुम उसके बाद आओ। परंतु तब तक मैं कहाँ जाऊं? देखो, कोई और तुम्हारी सहायता कर सकता है तो, परंतु मैं तो अभी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। ऐसा कहकर हरिया दरवाजा बंद कर देता है। किशन अपने कुछ और दोस्तों के पास जाता है, परंतु कोई भी उसकी सहायता नहीं करता है। मीरा और किशन दोनों बारिश में पूरी तरह से भीग चुके थे। किशन समझ जाता है कि अभी उसकी सहायता कोई नहीं करेगा। वो मीरा को लेकर गांव से दूर एक वन में आता है। वहाँ एक गुफा में वो आश्रय लेते हैं। सुनिए जी, हम बहुत देर से चल रहे हैं, मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे भूख भी लगी है। मुझे क्षमा कर दो मीरा, मेरी गरीबी में, तुम्हारी ऐसी स्थिति में तुम्हें ये सब भोगना पड़ रहा है। मैं वन में जाकर फल लेकर आता हूँ। किशन मीरा को गुफा में बैठाकर वन में चला आता है। कुछ दूर जाने के बाद वह देखता है कि एक राजा को उसके ही मंत्री ने तलवार के नोक पर रोक कर रखा है। महामंत्री जी, आप ये सही नहीं कर रहे हैं। अपने ही राजा पर आप ऐसे आक्रमण नहीं कर सकते। महाराज, आपकी सत्ता को प्राप्त करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस वन में आज आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। सब लोगों को ऐसा लगेगा कि किसी वन्य प्राणी ने आप पर आक्रमण करके आपको खा लिया है। किसी को मुझ पर संदेह भी नहीं होगा। मैं महारानी से विवाह कर लूंगा और आपके राज्य के सिंहासन पर विराजमान हो जाऊंगा। इतने विशाल और समृद्ध राज्य का मैं स्वामी बनूंगा।
और इसके लिए सारे सुख भोगूंगा। ऐसी दुष्टता करने का विचार भी मत कीजिए महामंत्री। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मुझे इतना बड़ा धोखा देंगे। मैं क्या कर सकता हूँ, ये आप कभी नहीं सोच सकते महाराज। ऐसा कहकर महामंत्री महाराज पर तलवार चलाने जाते हैं। तभी किशन पीछे से आकर महामंत्री के सर पर एक लाठी मार देता है। महामंत्री बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। महाराज बच जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने आज सही समय पर आकर मेरे प्राणों का रक्षण किया। कौन हो तुम और इस घने वन में क्या कर रहे हो? महाराज, मैं अपनी गर्भवती पत्नी के लिए फल ढूंढने आया हूँ। परंतु तुम्हें तो गांव या नगर में होना चाहिए था। तुम इस वन में कैसे पहुंच गए? फिर किशन महाराज को जो घटना था वो सब बता देता है। चलो, हम मेरे रथ में तुम्हारी पत्नी को लेकर चलते हैं। मेरे महल के अतिथि कक्ष में महारानी सोमवती के रक्षण में तुम्हारी पत्नी रहेगी। महाराज किशन और मीरा को लेकर राजमहल में आते हैं। वो महारानी को सूचना देते हैं और महारानी सोमवती मीरा को अतिथि कक्ष में ले जाती है। वैद्य भी आकर मीरा का परीक्षण करने चले जाते हैं। महारानी महाराज और किशन से आकर बात करती हैं। महाराज, वैद्य जी ने मीरा का परीक्षण किया है। वो स्वस्थ है और कभी भी बच्चे को जन्म दे सकती है। ये अच्छा हुआ महारानी। आज यदि ये किशन नहीं होता तो मैं आपके समक्ष खड़ा नहीं होता। महामंत्री ने तो मेरी हत्या की पूरी योजना बना ली थी। जिन्हें आज तक हमने हमारा रक्षण बनाकर हमारे इतने पास रखा था, वही मेरे प्राणों को निगलने वाला था। किशन ने आकर मुझे पुनर्जन्म दिया है। किशन महोदय, आपने मेरे सौभाग्य का रक्षण किया है, इसलिए मैं आपकी सदा ऋणी रहूंगी। नहीं महारानी, ये तो मेरा कर्तव्य था। उधर वन में महामंत्री होश में आ जाता है। वो देखता है कि वहाँ राजा नहीं है। महाराज बच गए। पता नहीं वो कौन था जिसने पीछे से आकर मुझ पर हमला कर दिया। यदि उसका पता चल गया तो सबसे पहले मैं उसे खत्म करूंगा, फिर महाराज को अपने मार्ग से दूर करूंगा। कितनी जोर से वार किया था मुझ पर। अभी भी सर में दर्द हो रहा है, पर अभी मैं नगर नहीं लौट सकता। महाराज अब चौकन्ने हो गए हैं। मुझे यहीं छुपकर रहना पड़ेगा और सही अवसर की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। महामंत्री उसी गुफा में छुपकर बैठता है जहाँ किशन ने मीरा को सुरक्षित रखा हुआ था। 3-4 दिन बीत जाते हैं। फिर से जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। मीरा के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और कुछ समय के बाद वो एक सुंदर बेटे को जन्म देती है। ये समाचार सुनकर किशन के साथ साथ महाराज सोमेश्वर और महारानी सोमवती को भी बहुत खुशी होती है। तुमने मेरे प्राण बचाकर जो अच्छे कर्म किए हैं, उसके फलस्वरूप तुम्हें इतना सुंदर बेटा प्राप्त हुआ है। हाँ, देखिए तो कितना सुंदर बच्चा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महारानी। आपने मेरी सेवा के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किया है। नहीं, तुम्हारे पति ने मेरे पति की रक्षा करके मुझ पर जो उपकार किया है, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। उनकी बातें महामंत्री का एक गुप्तचर छुपकर सुन रहा था। वो वन में आता है और महामंत्री को ढूंढकर उससे मिलता है। महामंत्री जी, आप पर जिसने हमला किया था उसका पता चल गया है। वो यहीं कहीं पास के गांव का रहने वाला है। उस दिन वो इसी गुफा में अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर आया था और तभी उसने आपको महाराज पर तलवार चलाते हुए देख लिया था। ठीक है, उस पर ध्यान रखो। जब भी वो राजमहल से बाहर आए तब मुझे सूचित कर देना। मैं अपने हाथों से उसे उसके कर्म का दंड दूंगा। अगले दिन महाराज बहुत चिंता में बैठे हुए थे। किशन ने उन्हें देखा और
महाराज, आप बहुत चिंता में दिख रहे हैं। कोई समस्या हो तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। एक बहुत जरूरी पत्र है जो दूसरे राज्य में पहुंचाना है। अब तक ये सब कार्य महामंत्री जी करते थे, परंतु अब वो यहाँ नहीं हैं। ये पत्र यदि समय पर नहीं पहुंचा तो हमारे राज्य को व्यापार में बहुत नुकसान हो सकता है। मुझसे भेंट करने के लिए एक विशेष अतिथि आने वाले हैं, इसीलिए मैं अभी महल से बाहर नहीं जा सकता। महाराज, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं आपके लिए ये कार्य कर सकता हूँ। मैं जाकर इस पत्र को सही स्थान पर पहुंचाकर आता हूँ। किशन, यदि तुम ये कार्य कर दोगे तो मुझ पर एक और उपकार हो जाएगा। नहीं महाराज, कृपया उपकार की भाषा मत कीजिए। आपने मुझे आपके साथ रखकर मेरा सम्मान बढ़ाया है। मैं आपका हर एक कार्य करने के लिए तैयार हूँ। किशन मीरा को आकर बताता है कि वो महाराज के काम से जा रहा है। किशन अपने बच्चे को गोद में उठाकर उसे प्यार से देखता है और दूसरे राज्य जाने के लिए महल से निकलता है। वो उसी वन के मार्ग से जा रहा था कि तभी कालिया उसका पीछा करते हुए उसे आगे आता है। महामंत्री को सूचित करता है कि किशन आ रहा है। किशन उस गुफा के पास से जाने लगता है। तभी कालिया उसके पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। महामंत्री सामने आता है और दोनों उसे गुफा में जाकर बांध देते हैं। उस दिन केवल तुम्हारे कारण मेरी योजना असफल हुई थी। अब तुम्हें उसका दंड मिलेगा। तुम्हारी मृत्यु के बाद मैं महाराज को भी स्वर्ग में पहुंचा दूंगा। महामंत्री जी, इसके पास एक पत्र है। महाराज ने कहा है इसे दूसरे राज्य पहुंचाना है। लगता है बहुत महत्वपूर्ण पत्र है। ठीक है, वो पत्र तो हम इसे मारकर हासिल कर लेंगे। अभी इसकी हत्या कर देते हैं। नहीं महामंत्री जी, अभी ऐसा नहीं। कदाचित महाराज ने इसके पीछे अपने गुप्तचर भेजे हों। इसे अभी मारना उचित नहीं है। यदि कोई गुप्तचर यहाँ पहुँच गया तो हम फंस सकते हैं। अभी इसे ऐसे ही यहीं छुपा कर रखते हैं। महामंत्री को कालिया की बात सही लगती है। वो रात भर किशन को वैसे ही बांध कर रखता है। सुबह उस गुफा में एक साधु आते हैं। वो देखते हैं कि किशन को बांध कर रखा है। इधर बहुत देर तक किशन लौटता नहीं, इसलिए मीरा बहुत चिंता में पड़ जाती है। वो महाराज के पास आती है। महाराज, मेरे पति कल से राज्य से बाहर गए हैं, अभी तक लौटे नहीं हैं। मैं भी उसी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ मीरा। उसे जिस व्यक्ति को वो पत्र देना था वो तो दूसरे राज्य की सीमा पर ही मिलने वाला था। किशन को सुबह तक लौट आना चाहिए था, परंतु तुम चिंता मत करो। मैं खुद कुछ सेवकों के साथ जाकर किशन को वापस लेकर आता हूँ। किशन सकुशल महल लौट आएगा, ये मेरा वचन है तुम्हें। महाराज कुछ सेवकों को साथ लेकर वन के मार्ग से किशन को ढूंढने चले आते हैं। उधर गुफा में किशन साधु बाबा को देखकर उनसे सहायता मांगने लगता है। साधु बाबा, मेरी सहायता कीजिए। ये दुष्ट मेरी हत्या करने वाला है, और केवल मेरी ही नहीं, मेरी हत्या करने के बाद महाराज सोमेश्वर की भी हत्या करके उनका राज्य हड़पने वाला है। केवल मेरे लिए नहीं साधु बाबा, इस राज्य का इस दुष्ट से रक्षण करने के लिए मुझे बचा लीजिए। ये एक सामान्य साधु है, मुझे तुम्हारी हत्या करने से नहीं रोक सकता। ये तो मेरी उदारता है कि तुमने आज का सूर्योदय देखा, नहीं तो तुम्हारी कल रात को ही मृत्यु हो जाती। किसी की मृत्यु कब करनी है इसका अधिकार तुम्हें नहीं है महामंत्री। यदि इस मनुष्य की मृत्यु का समय नहीं आया है तो इसकी मृत्यु नहीं होगी, ये सत्य है। इसका रक्षण होगा और वो भी मैं ही करूंगा। ऐसा कहकर साधु बाबा एक पत्थर पर बैठकर अपना ध्यान लगाते हैं। उनके ध्यान लगाते ही उस गुफा में